ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, एंड मेथड ऑफ देयर इंटरकन्वर्जन, मतलब हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू केमिकल एनर्जी and how chemical energy changes to electrical energy. So this is branch of chemistry, electrochemistry के बारे में अगर हम बात करें, in which we study about relation between electrical and chemical energy and how to interconvert them, कैसे एक एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो हम ये सब चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आप देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कंडक्टर्स की, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात है तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है जिनमें से, उन सब्सटेंसेस को कंडक्टर्स बोलते हैं, आपको मालूम है। सॉलिड स्टेट में भी बात हुई थी कि कंडक्टर्स दो ही तरह के हो सकते हैं, एक जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा हो, जिनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोलते हैं, दूसरा जिनमें आयंस का फ्लो हो रहा हो, उनको आयनिक कंडक्टर्स बोलते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, वो होते हैं मेटल्स। इसमें एग्जांपल आते हैं मेटल्स, इसलिए इनका दूसरा नाम था मेटालिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक को मेटालिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। आयनिक कंडक्टर्स में एग्जांपल आते थे इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे सब्सटेंस जो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स है। याद आ गया होगा सब बच्चों को, रिवाइज किया करो बार बार, सब करवा रखे हैं। ठीक है, तो दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं ये। इस चैप्टर में वैसे मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स नहीं पढ़ने हमको, हमें पढ़ने हैं आयनिक कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स नहीं पढ़ने हमको। इनमें डिफरेंसेस मैंने वहां भी करवाए थे आपको। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। इनमें एग्जांपल आते हैं मेटल्स, इनमें आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में तीन कैटेगरीज होती हैं, आपको पता है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। याद आ गया होगा सारा, या बिल्कुल ही भूले बैठे हो? सॉलिड स्टेट में पढ़ाई थी ना सारी बात ये। हाँ जी बच्चों, पढ़ते रहा करो, रिवाइज करते रहा करो पुराना, रिवाइज ये रिपीट है पूरा टॉपिक। दूसरा डिफरेंस, ये सॉलिड स्टेट में करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, मालूम है आपको, जो मेटल्स होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉरी। जबकि जो आयनिक कंडक्टर्स है, आपको पता है, वो मोल्टन या एक्वस स्टेट में ही आयंस का फ्लो हो सकता है, इसलिए उसी स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये सॉलिड स्टेट में नहीं करते। तीसरा डिफरेंस था वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट, आप बताओ चलो। सॉरी, वैष्णवी बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से मेटालिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, क्यों कम होती है? ठीक बोल रहे हो आप। अरे ठीक बोल रहे थे बेटा, शॉर्ट में। हाँ ठीक है, बस ठीक है, ओके ओके, इट्स ओके, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो इनकी कंडक्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है, क्योंकि कोलेजन्स के कर्नल्स के कोलेजन्स इलेक्ट्रॉन के साथ बढ़ जाते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ती है। इनकी कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है,
क्योंकि आयंस जो प्रेजेंट है मोल्टन या एक्वस स्टेट में, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो और तेजी से फ्लो करते हैं और सॉल्यूशन और कंडक्टिंग हो जाता है। बड़ा क्लियर डिफरेंस दोनों में, इनकी कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस, इनकी बढ़ती है। लास्ट डिफरेंस, इनमें जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मालूम है आपको मेटल्स में रेजिस्टेंस कैसे आता है? ठीक है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ कर्नल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। जबकि हमारे जो आयनिक कंडक्टर्स है बच्चों, जैसे ये हमारा सपोज ऐसे सॉल्यूशन बना हुआ है, मान लो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, तो कंडक्टिंग है ये, ठीक है, दिस इज एन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, आयंस का फ्लो हो रहा है इसमें। अब इसमें रेजिस्टेंस कैसे आता है? इनमें जो रेजिस्टेंस है बच्चों आयनिक कंडक्टर्स में, कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आता है। एक फैक्टर नहीं है सिर्फ इनमें, जैसे उसमें तो सिर्फ कर्नल्स के कोलिजन्स की वजह से आता है, इसमें काफी सारे फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कि ये जो सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट को घोला हुआ है, उस सॉल्वेंट की विस्कोसिटी कैसी है? विस्कोसिटी आम भाषा में मतलब गाढ़ापन। आप मुझे बताओ, अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, सॉल्वेंट थिक होगा, गाढ़ा होगा, तो उसमें आयंस जो हैं वो तेजी से फ्लो करेंगे या स्लो फ्लो करेंगे? यानी यानी कि विस्कोसिटी की वजह से आयंस की जो मूवमेंट है उसको रुकावट मिल रही है ना, रेजिस्टेंस मिल रही है। क्या क्लियर हो गई बात सारी? तो विस्कोसिटी जो सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो हमारे आयंस को रेजिस्टेंस मिलेगी, वो स्लो फ्लो करेंगे, तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। दूसरा, जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शंस हैं, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के बीच में, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, आपको पता है। तो इंटर आयनिक इंटरेक्शंस जितनी स्ट्रांग होंगी, एक आयन दूसरे को जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो बेटा वो तो उसको रोकेगा, फिर उसकी फ्लो को, उसको फ्रीली मूव नहीं करने देगा। वो मूव करने की कोशिश करेगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो इंटर आयनिक इंटरेक्शंस अगर स्ट्रांग होती हैं तो उससे भी रेजिस्टेंस आती है, आयंस दूसरे आयंस को अट्रैक्ट करते हैं जिससे उनकी मूवमेंट रुकती है। तो इंटर आयनिक इंटरेक्शंस जो हैं वो भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस तरह से आयनिक कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस इज ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स लाइक विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, लाइक इंटर आयनिक इंटरेक्शंस एटसेट्रा। दोनों कंडक्टर्स में सारे क्लियर कट चारों डिफरेंसेस हो गए क्लियर? थ्योरेटिकल काम को थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि हमारा सिलेबस थोड़ा पेस पे चले, ऑलरेडी बहुत स्लो चल रहा है। अब मैंने कहा सिर्फ आयनिक कंडक्टर्स ही पढ़ने हैं, हमारे अब काम के इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो लेट्स मूव टू द आयनिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता है होते हैं आयनिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो 100% डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोशिएट नहीं होते, वो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल कौन आएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस। उन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के सॉल्ट्स, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनसे बनने वाले सॉल्ट सोडियम सल्फेट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl,
पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें वीक एसिड और वीक बेस आएंगे। वीक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ऑल आर वीक। कोई भी ले लो, मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ऑल आर वीक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स भी पता होने चाहिए एक दो, ये तो ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, वीक होता है। हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN, ये भी वीक होता है। तो ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वीक बेसिस, अमोनिया और उससे बनने वाले कंपाउंड्स। अमोनिया होगी खुद वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड, अमीन्स जितने भी होते हैं जैसे मिथाइल अमीन, अमोनिया से H हटाएंगे ना तो NH2 ग्रुप अमीन्स होता है। मिथाइल लगा दिया यहाँ पे, मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन। अमोनिया और उसके जो कंपाउंड है अमोनियम अमीन्स, ये सारे वीक होते हैं। ठीक है, जबकि हमने 11th में भी पढ़ रखा है सारा इक्विलिब्रियम चैप्टर में। कोई बात नहीं, रिवाइज हो गया। क्लियर है बिल्कुल। बच्चों रिस्पांस देते रहा करो। कुछ पूछना है तो 10 बार पूछ लो। कुछ पूछना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिंग पावर होती है बच्चों। कंडक्टिंग पावर, कि वो कितना कंडक्टिंग है वो पता लगता है बच्चों उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, जो पिछले चैप्टर में पढ़ के हटे हो आप, अल्फा। ऑब्वियस ही बात है बेटा कि जो इलेक्ट्रोलाइट जितना ज्यादा डिसोशिएट होगा आयंस में, तो उसके सॉल्यूशन में उतने ज्यादा आयंस होंगे, तो वो सॉल्यूशन उतना ज्यादा कंडक्टिंग होगा, क्योंकि आयंस नहीं तो करनी है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिंग पावर है दैट डिपेंड्स ऑन इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि वो डिसोशिएट कितना हो रहा है। तो आप बताओ मुझे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, किसका सॉल्यूशन ज्यादा कंडक्टिंग होगा? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे, इसलिए वो सॉल्यूशन ज्यादा कंडक्टिंग होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको पता है अल्फा 1 होती है और वीक के लिए अल्फा <<1 होती है। ये सब चीजें पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो जिस इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन ज्यादा, उसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे, वो ज्यादा कंडक्टिंग होगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलें। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि बेटा जो आयनिक कंडक्टर्स है ना, उनकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस जो है, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक, बहुत ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ आयंस, और दूसरा आयनिक मोबिलिटी, आयन की मूवमेंट। नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे हमारे सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में, उतना ज्यादा कंडक्टिंग होगा वो इलेक्ट्रोलाइट। और आयंस जितने फास्ट मूव करेंगे उतना ज्यादा कंडक्टिंग होगा। ये दो फैक्टर्स हैं मेन। मेन क्या, दो ही हैं बस, जो आयनिक कंडक्टर्स में हमने देखने हैं, जो कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं फाइनली। उसमें भी मैं बड़ा साफ तौर पे बता रहा हूं आपको, नंबर ऑफ आयंस का तो इफेक्ट जो पड़ता है वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है बेटा। मतलब अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो जो जो अपना कंडक्टिविटी है वो एकदम से बढ़ती है, जो कंडक्टिंग पावर है एकदम से बढ़ेगी, उसका तो सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आयंस की मोबिलिटी फास्ट होती है, आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है अगर, तो उसका फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात भी ध्यान रखना।
मतलब ज्यादा इफेक्ट, सिग्निफिकेंट इफेक्ट नंबर ऑफ आयंस का पड़ता है। आयंस की मोबिलिटी फास्ट होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हाँ पड़ता जरूर है। क्या क्लियर है बात? अब हम अब हम फैक्टर्स करेंगे जो कंडक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को अफेक्ट करेंगे, उसकी कंडक्टेंस को करेंगे अफेक्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो बच्चों, पहला फैक्टर बहुत ध्यान से सुनना, आसान है बड़े लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा हमें। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसमें तो मैंने अभी बताया बच्चों, आप इलेक्ट्रोलाइट में क्या देखना है, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखनी है। मोर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो जितना ज्यादा आयंस में टूटेगा, सॉल्यूशन में उतने ज्यादा आयंस होंगे, उस उतना ज्यादा कंडक्टिंग होगा वो इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल बात है। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में से ज्यादा कंडक्टिंग हमेशा कौन होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल बात है बड़ी। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या देखना है हमें? उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखनी है। मोर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोर द नंबर ऑफ आयंस, मोर इज द कंडक्टिंग पावर। सिंपल बात। दूसरा, नेचर ऑफ आयंस। नेचर ऑफ आयंस में आपको आयंस की मोबिलिटी देखनी है, आयनिक मोबिलिटी। वो फास्ट होगी तो कंडक्टिंग पावर बढ़ेगी। ये दो चीजों पे डिपेंड करती है बच्चों। ए पार्ट, साइज ऑफ आयन, और बी पार्ट, इंटर आयनिक इंटरेक्शंस। दोनों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, चलो। साइज ऑफ आयन, आप मुझे बताओ, आयन का साइज, एक आयन का साइज छोटा है, ये रहा, लिथियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, फर्स्ट ग्रुप के कैटायन बना रहा हूं मैं, ए पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव। एक आयन छोटे साइज का है, फिर ये बड़े साइज होता जा रहा है डाउन द ग्रुप। बताओ कौन सा आयन फास्ट मूव करेगा? जो छोटा जो छोटा आयन होगा उसकी आयनिक, जो छोटा आयन होगा उसकी मोबिलिटी फास्ट होएगी ना, वो हल्का होएगा। जो भारी आयन होगा बड़े वाला, वो तो स्लो मूव करेगा। ठीक है, तो नो डाउट, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, फास्टर इज द आयनिक मोबिलिटी, एंड मोर इज द कंडक्टेंस। लेकिन अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि LiCl का सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, KCl का एक्वस सॉल्यूशन, रुबिडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, सीजियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। पानी में घोल रखा है सबको। कहते हैं बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया हुआ था जेई मेन में, नीट में भी लगभग हर बार ही आ जाता है। तो इनकी कंडक्टिंग पावर बतानी है इन सॉल्यूशंस की, कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा कंडक्टिंग होगा, कौन सा कम कंडक्टिंग होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा कंडक्टिंग कौन होगा? एनायन तो सब में सेम है, देखो। कैटायन सबसे जो छोटा है साइज है वो लिथियम पॉजिटिव का है। ठीक है, तो देखने से लगता है कि ये सबसे फास्ट मूव करेगा, इसलिए इसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अब एक बात भूल गए, 11th की तो सारी बातें भूल जाते हैं। 11th की छोड़ो, हम 2-4 दिन बीच में पड़ जाए तो भूल जाते हैं, 11th तो बहुत पहले की थी हमने। हाइड्रेशन ऑफ आयन वाली बात आप भूल गए। पानी में जब डिजोल्व करते हैं हम, तो ये जो आयंस है हमारे एल्कली मेटल के, आप एस ब्लॉक में जाके देख लेना, हाइड्रेशन ऑफ आयन का टॉपिक होगा।
वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं और अपने सरफेस पे चिपका लेते हैं। उनको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन, एक्वस आयन बन जाते हैं वो, दे बिकम एक्वस, एक्वस आयन बन जाएंगे वो। उनसे वाटर मॉलिक्यूल उनके ऊपर चिपक जाते हैं। इसको बोलते हैं आयंस जो हैं हाइड्रेशन में जा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे और अपने सरफेस पे चिपका लेंगे। जितने छोटे साइज का आयन होता है वो उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, उतना ज्यादा हाइड्रेशन में जाता है वो। हल्की फुल्की भूली बिसरी कुछ बच्चों के मन में बात याद आई होगी कि हाँ यार, हाइड्रेशन का टॉपिक तो पढ़ा था हमने, हाइड्रेशन एनर्जी भी पढ़ी थी, कुछ याद आया? हाँ जी। तो आपने याद तो अब आया है आपको, लेकिन आपको याद हमेशा के लिए रखना चाहिए थी बात, अपनी पढ़ाई हुई बात। तो बेटा एक्वस मीडियम में ना जो सबसे छोटा आयन होता है ना, वो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन में जाता है और उसका साइज सबसे बड़ा हो जाता है। अगर मैं एक्वस मीडियम में इनके रेडियस की बात करूं ना, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियाई, सबसे बड़ा रेडियस है लिथियम पॉजिटिव का। जो सबसे छोटा आयन होता है वो सबसे बड़ा साइज का हो जाता है हाइड्रेशन में जाने के बाद। तो एक्वस आयन का साइज इनका सबसे बड़ा है। तो बेटा ये एक्वस सॉल्यूशन है, पानी के अंदर बने हुए। तो लिथियम पॉजिटिव आयन का साइज इसमें सबसे बड़ा होगा, सबसे स्लो मूव करेगा वो। सबसे ज्यादा कंडक्टिंग जो है वो सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में? अगर मैं इन्हीं को मोल्टन स्टेट में ले लूं, मोल्टन मतलब पिघलाना है सिर्फ, अब किसी एक्वस मीडियम में नहीं घोलना है, तो हाइड्रेशन तो होएगी नहीं फिर आप बताओ मोल्टन स्टेट में कंडक्टिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? हाँ जी, फिर LiCl की होगी मोल्टन स्टेट में। जिसमें हाइड्रेशन नहीं होगी तो लिथियम पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होगा उसमें, उस केस में वो सबसे फास्ट मूव करेगा। ये लॉजिक आ गया समझ में आपको? ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो मीडियम पे ध्यान रखा करो। एक्वस ही आता है वैसे तो मोस्टली। तो एक तो आयन का साइज हो गया, इट शुड बी स्मॉल, ये छोटा होना चाहिए। छोटा साइज का आयन फास्ट मूव करेगा और ज्यादा कंडक्टिंग होगा। इंटर आयनिक इंटरेक्शंस तो मैंने बच्चों भी पूछी थी आपसे, आप बताओ। इंटर आयनिक इंटरेक्शंस अगर स्ट्रांग होंगी तो बताओ आयंस की जो मोबिलिटी है वो फास्ट होगी या स्लो? स्लो होगी, वो एक दूसरे को रोकेंगे, वो एक दूसरे को रोकेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ। तो बेटा आयनिक मोबिलिटी स्लो होने से कंडक्टिंग पावर कम हो जाएगी, मतलब इंटर आयनिक इंटरेक्शन शुड बी वीक एंड आयनिक साइज शुड बी लेस। ये दो फैक्टर है नेचर ऑफ आयंस में। क्या क्लियर है सबको? नाउ द थर्ड फैक्टर। नेचर आसान है बड़ा, लेकिन आपको अपने माइंड में बिठाना पड़ेंगी बातें। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसमें भी दो चीजें देखनी है, एक उसकी विस्कोसिटी जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, आप बताएंगे मुझे। दूसरी पोलैरिटी, उस सॉल्वेंट कितना पोलर है। आप मुझे बताओ बेटा, विस्कोसिटी लो होनी चाहिए या हाई होनी चाहिए? वेरी गुड। जो बच्चे ध्यान ध्यान से सुन रहे हैं बात को, उन्हें समझ में आ गया होगा सबको। अगर लेस विस्कोसिटी होगी उसमें आयंस फ्रीली, मतलब ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, आयनिक मोबिलिटी फास्ट होगी, इसलिए ज्यादा कंडक्टिंग होगा सॉल्यूशन। पोलैरिटी जो है ना बेटा सॉल्वेंट की, इट शुड बी हाई, क्योंकि जितना पोलर सॉल्वेंट होगा ना उसमें इलेक्ट्रोलाइट उतना ज्यादा टूटेगा आयंस में। इसके सॉल्वेंट के पोलर होने की वजह से ही तो वो टूटता है। जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा टूटेगा। तो बेटा उसमें तो नंबर ऑफ आयंस फिर ज्यादा होंगे।
तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। यानी कि पोलैरिटी सॉल्वेंट की हाई होनी चाहिए, इसलिए वाटर लिया जाता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा होता है 80, हाईली पोलर सॉल्वेंट है ये। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भरपूर टूटता है आयंस में, और इसीलिए सॉल्यूशन ज्यादा कंडक्टिंग होता है। तो सॉल्वेंट में दो चीजें देखनी है, विस्कोसिटी इट शुड बी लो एंड पोलैरिटी इट शुड बी हाई। क्लियर है बच्चों ये फैक्टर भी दोनों? फोर्थ इज टेम्परेचर, जो ऑलरेडी मालूम है हमें। बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस कम होगी या ज्यादा? हाँ, आयनिक कंडक्टर्स बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात करी आपने। आयनिक कंडक्टर्स की तो बढ़ती है, क्योंकि आयंस की मोबिलिटी काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो जाती है, तो बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ेगी। क्लियर बात? जो पांचवी बात है वो हमें गहराई से समझनी है। पांचवा फैक्टर एंड लास्ट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने का इफेक्ट, ये हमें स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों पे अलग अलग देखना पड़ेगा। ध्यान से सुनना बात को। एक स्ट्रॉन्ग, नहीं आराम से सुन, आराम से देखेंगे, अभी सुनने का वक्त है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों पे देखेंगे। दोनों का इक्वी मोलर सोल्यूशन बना लेते हैं। मान लो ये बना लिया हमने 1 मोलर KCl, ये बना लिया मान लो 1 मोलर एसिटिक एसिड। दोनों सेम कंसेंट्रेशन के, मोलैरिटी 1 है। ये वीक है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है एसिटिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग है आपको पता है सॉल्ट KCl। तो पहले तो मुझे बताओ, एट दिस गिवन कंसेंट्रेशन जब दोनों के सॉल्यूशन आपने बनाए, विच सॉल्यूशन इज मोर कंडक्टिंग? KCl, नो डाउट। नो डाउट, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, इसलिए वो सॉल्यूशन ज्यादा कंडक्टिंग होगा। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों सॉल्यूशंस में पानी डालना शुरू करता हूँ, इनको डाइल्यूट करना शुरू करता हूँ। ये वाटर डालना शुरू किया, इसमें भी इसमें भी डाइल्यूट करना शुरू किया। अब देखते हैं क्या होगा। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, उस पे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से सुनना। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोशिएट नहीं होता है उसे बोलते हैं। तो मान लो ये जो है इलेक्ट्रोलाइट हमारा 60% डिसोशिएट हुआ हुआ था, सपोज मान लेते हैं। 40% जो है वो अनडिसोशिएटेड पड़ा हुआ था ऐसे। जब आप इसमें पानी डालना शुरू करेंगे, और तो जो अनडिसोशिएटेड होगा वो भी डिसोशिएट होना शुरू हो जाएगा आयंस में। अनडिसोशिएटेड वाला भी, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। जितना आप डाइल्यूट करते जाएंगे, जो अनडिसोशिएटेड इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, वो भी आयंस में टूटना शुरू हो जाएगा। तो फिर तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। बोलो, क्लियर हुई बात? अब बोलो जी, कुशाग्र जी, आप बीच में कुछ पूछ रहे थे। कोई बात नहीं, वो आप उसमें देखना, आप उसमें रिकॉर्डिंग में देखना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रखो अपने अपने ऊपर। बीच में फ्लो मत तोड़ो बिल्कुल भी। सुनो, कुछ हम समझ में नहीं आया वो अलग बात है, आपका कनेक्शन प्रॉब्लम, उसको ठीक कीजिए। वाईफाई जो लगवाना जरूरी है। सुनिए बात को। तो आपने देखा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हुआ, अनडिसोशिएटेड जो पड़ा हुआ था, जो टूट नहीं पाया था, वो भी टूटना शुरू हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। चलो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखते हैं बच्चों। बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी पहले ही 100% डिसोशिएट हुआ होता है, तो इसमें बेटा नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ ही नहीं सकते। समझ रहे हो बात को?
इसमें नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ ही नहीं सकते, तो ऑलरेडी पहले ही सारा टूटा हुआ है ना, तो नंबर ऑफ आयंस तो बेटा बढ़ नहीं सकते इसमें। तो बताओ डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ेगा इस पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले पे? हाँ, ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं, कोई बात नहीं। पंकज, पंकज आप मुझे बताओ, हर्षदीप आप मुझे बताओ डिक्रीज कैसे होगा? चलो, आपने कुछ सोच के अरे यार कमाल कर रहे हो, कमाल कर रहे हो। वाटर केसीएल से रिएक्ट करेगा? कभी हुआ ऐसा? आपको मालूम है कि केसीएल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सॉल्यूशन में जो आयंस पहले हैं वही रहेंगे, के पॉजिटिव, ओ एच नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एच पॉजिटिव। इसमें रिएक्शन की बात कहां से आ गई यार? अलग मुद्दे पे पहुंच गए आप तो। हम कितनी बेसिक सी बात कर रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ पहुंच गए, और रिएक्शन पे पहुंच गए हो आप। रिएक्शन कहाँ से हो गई? हाँ जी, कुछ और कह रहे हो आप? रेणुका जी ऑनलाइन क्लासेस कहीं, मतलब ज्यादा पढ़ रही है रेणुका कहीं पे, फिजिक्स वाला फलाना डमकाना लगी हुई है ना। नहीं, कम पढ़ो बेटा, रोट सर पढ़ा देंगे, कोई नहीं पढ़ा सकता। ये कल के बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे से तो पढ़ा पढ़ा के छोड़ दिया हमने। अच्छा सुनो बात को, अब ध्यान से सुनना। बेसिकली होगा क्या, नो डाउट नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ सकते इसमें, लेकिन अब ध्यान दो हो क्या रहा है। जब आप इसमें वाटर डाल रहे हो तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब जो आयंस पहले कम वॉल्यूम में प्रेजेंट थे अब वो ज्यादा वॉल्यूम में है, तो क्या उन आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा? बोलो, बढ़ेगा। पहले एक छोटे से वॉल्यूम में आयंस प्रेजेंट है, उतने ही मान लो 10 आयंस, अपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, और वो और खुले वॉल्यूम में प्रेजेंट है 10 आयंस, तो बेटा उनके बीच का डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही। क्या एग्री कर रहे हो इस बात को? वॉल्यूम बढ़ने से आयंस दूर दूर हो जाएंगे। अगर आयंस दूर दूर हो गए तो इंटर आयनिक इंटरेक्शंस वीक हो जाएंगी। हो ही जाएंगी। अरे भाई जब आयंस का डिस्टेंस बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है, दूर दूर अगर हो गए तो उनके बीच की जो इंटरेक्शंस हैं वो तो वीक हो ही जाएंगी। अगर इंटरेक्शंस वीक हो गई तो क्या वो आयंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट मूव करना शुरू हो जाएंगे? क्या उनकी आयनिक मोबिलिटी फास्ट हो जाएगी? बिल्कुल होगी। अरे जब इंटर आयनिक इंटरेक्शंस वीक हो गई तो आयनिक मोबिलिटी फास्ट हो जाएगी, वो एक दूसरे को रोकेंगे नहीं अब, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट मूव करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी फाइनली, और आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से भी कंडक्टेंस बढ़ती है। यानी कि इस केस में भी कंडक्टेंस बढ़ेगी, लेकिन उसका कारण अलग होगा। उसमें नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़े हैं, इसमें आयंस की मोबिलिटी बढ़ी है, फास्ट हुई है। तो इसमें भी कंडक्टेंस बढ़ती है, बट ड्यू टू आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी बढ़ने की वजह से बढ़ती है। दोनों की बढ़ती है। आया समझ में बात? अब एक और बात बताता हूँ, पूछता हूँ, बताता नहीं हूँ। दोनों का कारण अलग अलग है बढ़ने का। मुझे ये बताओ, किसकी कंडक्टेंस तेजी से बढ़ेगी और किसकी बहुत थोड़ी बढ़ेगी? एसिडिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट की तेजी से बढ़ेगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तेजी से बढ़ेगी। समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ने का सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है कंडक्टेंस पर। जबकि यहां पर आयनिक मोबिलिटी की वजह से बढ़ रही है, जिसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है।
यानी कि यहाँ पर बढ़ेगी जरूर डाइल्यूशन करने पर, लेकिन बहुत ना के बराबर बढ़ेगी। क्या क्लियर है बच्चों बात बिल्कुल? तो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? डाइल्यूशन में दोनों की बढ़ेगी। बढ़ने का कारण अलग अलग होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट की इसलिए बढ़ेगी क्योंकि अनडिसोशिएटेड इलेक्ट्रोलाइट भी डिसोशिएट होना शुरू हो जाएगा आयंस में। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे इसलिए बढ़ेगी, इसलिए तेजी से बढ़ेगी। जबकि उसमें नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ नहीं सकते। हाँ, वॉल्यूम बढ़ने से आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, इंटर आयनिक इंटरेक्शंस वीक हो जाएंगी, तो आयनिक मोबिलिटी फास्ट हो जाएगी, इसलिए बढ़ेगी, इसलिए थोड़ी बढ़ेगी। क्लियर है बिल्कुल टॉपिक? इस टॉपिक को हम एक और लेवल पे लेके जाएंगे। अभी मैं सिर्फ इतना ही पढ़ा रहा हूं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा, ग्राफ कैसे बनेगा, वो आगे आएगा आपको टॉपिक। ये टॉपिक दोबारा आएगा, हमें याद रखना। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाया है। अभी इस टॉपिक को दोबारा हम करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में, विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हो गई बात समझ में? क्लियर है? यहां तक की आ गई ना बात? भूल मत जाना। हाँ, वो नहीं हो सकती बेटा। वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी 100% डिसोसिएशन में नहीं जा सकता। जितना मर्जी डाइल्यूट करते जाओ, वो थोड़ा थोड़ा और डिसोशिएट होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। यानी कि स्टार्टिंग में जब आप पानी डालोगे तो डिसोसिएशन तेजी से होगी, और पानी डालते जाओगे वो जो डिसोसिएशन होने की प्रक्रिया है वो स्लो होती जाएगी, थोड़ी देर बाद और स्लो हो जाएगी, लेकिन होती रहेगी। Even at infinite dilution, it never reaches to a constant value, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी ये डिसोशिएट होता ही रहता है, धीरे 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 धीरे। क्लियर है जी बात? मैं कह रहा हूं ना, ये टॉपिक दोबारा आएगा। अभी के लिए इतना बहुत है, इस टॉपिक को दोबारा करेंगे। यहां तक की बात याद रखना तब तक के लिए। होगी बात समझ में? हम्म। अब आपने इतनी बात छेड़ दी है, तो अब उसको मैं करवा ही देता हूँ, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं है कि नेक्स्ट टॉपिक करवाएं। अब सुन लो, फिर पूरी सुन लो बात। तो हमने क्या किया, पानी डालते गए, तो होगा क्या, इसकी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये जो डिसोसिएशन होने की जो प्रोसेस है, अनडिसोशिएट वाला जो पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। स्टार्टिंग में तेजी से डिसोसिएशन होगी, धीरे धीरे ये जैसे जैसे और पानी डालते जाओगे प्रोसेस स्लो होता जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, मतलब कि बहुत ज्यादा पानी डालने पर भी 100% डिसोसिएशन कभी नहीं होती वीक इलेक्ट्रोलाइट की। थोड़ा सा पानी और डाल दोगे, ये थोड़ा सा और डिसोशिएट हो जाएगा। तो क्या इसकी कंडक्टेंस कभी भी एक कांस्टेंट वैल्यू पर पहुंच पाएगी कि भाई हाँ, यहां पर जाके ये कांस्टेंट हो गई? नेवर। इट ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग विद डाइल्यूशन। हाँ, ये इंक्रीज होने का प्रोसेस जरूर धीमा पड़ जाएगा, लेकिन होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इट नेवर रीचेस टू अ कांस्टेंट वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू। बट नाउ, अब सुनिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? इसमें क्या इसमें आपने देखा कि आयनिक मोबिलिटी बढ़ रही है, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्योंकि बढ़ रहा है, इंटर आयनिक इंटरेक्शंस वीक हो रही हैं इसलिए। तो आपने क्या किया, इसमें पानी और डालते गए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या हुआ, आयंस के बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि इंटर आयनिक इंटरेक्शन जीरो हो गई। अब आयंस एक दूसरे को इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, इतनी दूर दूर हो गए हैं। तो उनसे ज्यादा वीक तो अब इंटरेक्शंस नहीं हो सकती ना, जितनी वीक होनी थी हो चुकी। नाउ आयंस आर एट वेरी मच डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो अब उनके बीच में किसी तरह की इंटरेक्शंस ही नहीं है, तो अब इससे वीक इंटरेक्शंस नहीं हो पाएंगी। तो अब बताओ, अब और पानी डालने से क्या आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी? आयनिक मोबिलिटी क्यों बढ़ रही थी?
क्योंकि इंटर आयनिक इंटरेक्शंस वीक होती जा रही थी, इसलिए वो और फ्रीली फ्लो करते जा रहे। लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हुआ, इंटर आयनिक इंटरेक्शन जीरो ही हो गई। अब तो बेटा वो इंडिपेंडेंट मूव कर रहे हैं एक दूसरे से, अब इससे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी नहीं बढ़ सकती, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू पर पहुंच जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच जाएगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कभी भी कांस्टेंट वैल्यू पर नहीं पहुंच पाती। मैं अब ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं आपको, टॉपिक हमने कर ही लिया, अब तो एक बार दोबारा भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, उस तब जल्दी से कर लेंगे। ये देखो, ये है कंडक्टेंस, इधर बढ़ रही है, ये है कंसेंट्रेशन। इस कंसेंट्रेशन पे मान लो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बताओ किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होती है? एट स्टार्टिंग में किसकी ज्यादा थी? स्ट्रॉन्ग की। जहां ये मान लो KCl है, ये एसिटिक एसिड है, तो यहाँ इसकी ज्यादा है, देख लो इसकी कम है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, ठीक है जी। अब इसको डाइल्यूट करना, मतलब कंसेंट्रेशन कम करना शुरू किया, इधर जा रहे हैं, ये जीरो कंसेंट्रेशन है, कम करना शुरू कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की देखना लीनियरली बढ़ेगी और बहुत थोड़ी, धीरे धीरे, थोड़ी सी बढ़ी है, यहां से यहां इतनी सी बढ़ी है बस, और लीनियरली बढ़ी है, धीरे 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 धीरे, और यहां पे ये मिल गई आके, कांस्टेंट वैल्यू पर पहुंच गई, ये रही। जीरो कंसेंट्रेशन को बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करने पर कंसेंट्रेशन जीरो हो गई, तो इस पॉइंट को बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पहुंचकर देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस यहाँ पे इस लाइन पे मिल गई, मतलब कांस्टेंट हो गई, ये रही। अब वीक में देखना क्या फर्क पड़ेगा, वीक में डाइल्यूशन करने पर तेजी से बढ़ेगी, ऐसे ऐसे पैराबोलिकली, लेकिन ये बढ़ना धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। लेकिन ये कभी भी ये लाइन इस पे नहीं मिलेगी, even at infinite dilution this line of weak electrolyte never touch here, constant value पे कभी नहीं पहुंचेगी, it goes on dissociating and dissociating and dissociating। क्लियर हो गया ग्राफ कैसे बनाया हमने? देखा, इसकी तेजी से बढ़ी है ये, और ये बढ़ना धीरे धीरे कम हो गया है, धीरे धीरे, लेकिन फिर भी होता जा रहा होता है, ये धीरे धीरे बढ़ी है, बिल्कुल थोड़ी सी बढ़ी है लीनियरली, और यहाँ आके कांस्टेंट हो गई है। ये होता है कंडक्टेंस पे इफेक्ट डाइल्यूशन का। ठीक है बच्चों, इसको फिर भी जब हम टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस कर लेंगे दोबारा भी पढ़ेंगे एक बार, तब तक के लिए याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो मैं PDF भेज दूंगा आपको शाम को, उसे देख लेना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा सब कुछ। ओके बच्चों, कल करेंगे कॉन्टिन्यूअस चैप्टर को। ओके, ओके बेटा, ओके 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 बच्चों।